नमस्कार दोस्तों। सरकार पेपर लीक को रोकने के बजाय पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले टीचर्स को ही निशाना बना रही है। जो टीचर्स पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको ही प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रयागराज में 3 कोचिंग सेंटर्स सील कर दिए गए हैं। शिक्षक हाथ जोड़ करके दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमको काम करने दीजिए, हमको बर्बाद मत कीजिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में गुरुओं को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहां पर गुरुओं को 2 कौड़ी का कहा जा रहा है। ये देश किस तरफ जा रहा है? आज हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी हैं, खुद शिक्षक रह चुके हैं और ये दर्द बेहतर समझते होंगे और सिस्टम का शिकार भी हो चुके हैं। इसीलिए आज उनके साथ बैठकर उनसे बात करना बेहद जरूरी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण यादव जी। पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये हो क्या रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? हमारे देश में शिक्षकों का ऐसा हाल। बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी कि आप उन पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने कल प्राइम टाइम पर ये कहा कि शिक्षक बुरे हैं। उसकी बजाय आप ये कह रही हैं कि शिक्षा का हाल बुरा है, शिक्षकों का हाल बुरा है। तो आज देश को ऐसी ही पत्रकारिता की जरूरत है जो इस बात पर चर्चा करे कि पेपर लीक रुक क्यों नहीं रहा है। इस देश में यूपीएससी से लेकर के सीबीएसई तक के अंदर भ्रष्टाचार की शिकायतें आने लगी हैं। इस देश में लेखपाल भर्ती रद्द कराने की मांग हो रही है तो बिहार में बच्चे सड़क पर उतर गए। और मेरी किताब है, जो कि मेरा भी संदर्भ आपने जोड़ा, तो मैं थोड़ी सी आपसे छूट लेकर के कि हम तो 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में बतौर शिक्षक काम करते रहे और हमने पिछले 10 साल में, उन 14 वर्षों में से तकरीबन 10 वर्षों में इस देश के नागरिकों को बार बार आगाह किया कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके देश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में क्या बदलाव आ रहे हैं और वो बदलाव इतने भयानक हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। बिल्कुल। लोग नहीं समझे, जो जागरूक थे थोड़े बहुत समझ रहे थे, बाकी लोगों की चूंकि शिक्षा की बर्बादी का असर तो बाद में पता चलता है ना। अब ये हुआ कि जिस देश में तकरीबन 1.5 लाख सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हो, उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें धर्म के नाम पर राजनीति हो रही हो और कंपोजिट सरकारी विद्यालय बंद होगा और कंपोजिट सरकारी मंदिरालय खुलेगा, ये राजनीति हो रही है। डिग्री कॉलेजों में नई शिक्षा नीति जैसे स्कूलों कॉलेजों को बंद करने की कसौटी बनाई थी। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 50,000 की लिस्ट है, 26,000 बंद हो चुके, 27,000 होने वाले थे, हंगामा हुआ तो थोड़ा कम हो रहे हैं। इसी तरह से प्रज्ञा जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि नई शिक्षा नीति कहती है कि डिग्री कॉलेज जो देश में 45,000 हैं, अगले 20 साल में उन्हें कम करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी से 15,000 ले आओ। तो अगर स्कूल बर्बाद होगा, डिग्री कॉलेज बर्बाद होगा, यूनिवर्सिटी बर्बाद होगी, तो कोचिंग संस्थान खुलेंगे। 2014 में 5% शिक्षा बजट था और 10 साल में जब देश का डंका बज रहा था दुनिया में, तो 2.5% शिक्षा का बजट हो गया। तो आपकी जो स्कूली शिक्षा है और डिग्री कॉलेज की शिक्षा है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के काम नहीं आ रही है। ये कड़वी सच्चाई है। इसलिए कोचिंग संस्थान खड़े होने लगे। बिल्कुल, हाँ, उनसे आप सहमत असहमत हो सकते हैं, कुछ लोगों की शैली से, कुछ लोगों की भाषा से, कोई पैसा कमा रहा है, कोई लूट रहा है, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, लेकिन आपके शिक्षा व्यवस्था के सिस्टमेटिक फेल्योर की वजह से कोचिंग खड़े हुए और कोचिंग ने एक सहारा दिया। जो पढ़ाई छूट गई थी वो बच्चे पढ़ने लगे और उसमें भी डिजिटल डिवाइड आ गई, तो वो घर बैठ के पढ़ने लगे। अब उनमें से नौजवान, और मैं तो एक और बात बता दूं कि 2014 में हमने जब सीसेट आंदोलन किया था, मोदी सरकार के खिलाफ पहला आंदोलन था, तब मैं यूपीएससी की तैयारी किया करता था और उस समय 27 लोग सेलेक्ट हुए थे गैर अंग्रेजी भाषी। आंदोलन हुआ और आंदोलन में सरकार युवाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, तो उस समय भी कोचिंग वालों को पकड़ लिया। तुम्हारी बिल्डिंग इलीगल है, तुम्हारा बेसमेंट में कोचिंग चलता है, तुम्हारा ये पेपर नहीं, तुम्हारा वो पेपर नहीं, और आंदोलन को कुचलने की कोशिश। सेम यही हमने देखा जब इलाहाबाद में 3 कोचिंग का वो बंद कर दिया। एक टीचर रो रहा है और वो कह रहा है कि भाई विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो हम नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे। ये इस देश में सबसे बुरा हाल है, फिलहाल मुझे ये लगता है। जी बिल्कुल, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो विवेक सर हैं और विवेक सर को परेशान है। हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोड पे आते हो, आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता जी। इनको रोते हुए देख करके वाकई दिल बहुत पसीज रहा है। लक्ष्मण यादव जी, क्या मतलब सरकार
इतनी क्रूर कैसे हो गई भाई? आपको तो पेपर लीक को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाना चाहिए। यही तो मांग लेकर के ये लोग सड़क पर उतरे हुए थे। क्या गुनाह कर दिया भाई? एक स्वस्थ लोकतंत्र में अगर शिक्षक सड़क पर उतर के छात्रों का साथ दे रहे हैं, उनके आवाज से आवाज मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ पेपर लीक देश में गलत हो रहा है और जो इसका जिम्मेदार है उसको पद से हटाइए, तो फिर आप क्यों गले में घंटी की तरह धर्मेंद्र प्रधान को लटकाए हुए हैं? क्यों नहीं हटा पा रहे उनको पद से? जिस समय हमने ये सवाल उठाया था कि देश भर के विश्वविद्यालयों को आरएसएस अपने कब्जे में ले रही है और अपना कैडर नियुक्त कर रही है और अच्छे टैलेंटेड लोगों को नौकरियों से निकाल रही है, पूरे विश्वविद्यालय में सिलेबस चेंज हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो लोगों को ये लगता था कि मेरी नौकरी गई इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तब भी मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में ये बात लिखी थी कि असल में बोलता हुआ शिक्षक, सवाल करता हुआ शिक्षक हुकूमत को नहीं चाहिए होता है, गुलाम चाहिए होता है, वो जी हजूरी करे, चापलूसी करे। मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में मैंने यही लिखा था कि आप अपनी कक्षाओं में ये सबक देंगे कि गलत के खिलाफ बोलो। विद्यार्थी होने का फर्ज ये है, जब तुम नागरिक बनोगे तो हर गलत के खिलाफ आवाज उठाना, सच का साथ देना। और जब मेरे ही ऊपर ये चुनने का मौका आया कि सच का साथ दो तो मैं समझौता कर लूं, यही इन शिक्षकों के साथ हो रहा है। जो शिक्षक कोचिंग में भले ही वो फीस लेते हैं, मैं देख रहा था एक एंकर हैं जिनको हमारे अखिलेश यादव जी ने ईमानदार कह दिया था तो भड़क गई थी कि हमें ईमानदार कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि वो जानती हैं वो क्या है। उन्होंने शो किया, पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया कि कुछ कौड़ी का जानते नहीं है, आप कितना पत्रकारिता जानती हैं, लोगों ने ये सवाल कर दिया, कहां से डिग्री लिया आपने, क्या शो करती हैं, कितना शो आपने किसानों के ऊपर किया, मजदूरों के ऊपर किया, बेरोजगारी पर किया, पेपर लीक पर किया, जनता से आपका मुद्दा जुड़ता नहीं, आप झालमुड़ी वाली पत्रकार हो गई। तो अब क्या हुआ, कल मैंने देखा प्रज्ञा जी कि उन्होंने प्राइम टाइम शो ही इसी पर कर दिया कि कोचिंग टीचर वाले कितना पैसा लूटते हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये थोड़ा सा ही सिलेक्शन दिलवा पाते हैं, ये बड़े बड़े संस्थान चलाते हैं और यूट्यूबर हैं और उनके व्यूज से पैसा कमाते हैं, ये सब कर रहे हैं। थोड़ा सा बस उसका टाइटल हटा दीजिए, सब वही वो भी कर रही है, पत्रकार तो वो कहीं से नहीं है। शिक्षकों के खिलाफ गुस्सा क्यों है? ये जो शिक्षक अभी आंसू बह रहा था, ये वो शिक्षक था जो चाहते तो चुप रह जाते, चाहते तो सत्ता की हाँ में हाँ मिला देते, कोचिंग चलानी होती, पैसा कमाना था, कोचिंग चलाना था। लेकिन मैंने जहां से बात शुरू की वहीं पर ले आ रहा हूं। शिक्षक अगर ईमानदार है और अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की आंखों में सपने पैदा करता है कि तुम गरीब घर में पैदा हुआ, कोई बात नहीं, मेहनत करो, तुम मेहनत करो, एक एक रुपया जोड़ो, एक एक मिनट बचाओ। और हम तो इलाहाबाद रहे हैं और मैंने भी किताब में भी लिखा है, 10 बाय 10 का कमरा प्रज्ञा जी, जिसमें हवा आती है वो भी सांस लेने भर के, धूप नहीं आती। उस ऐसे कमरों में बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पीछे परिवार इंतजार कर रहा है। तो बंद कमरों से भी दिक्कत है। संजय सिंह बंद कमरे में पेपर लीक पर चर्चा कर रहे थे, छात्रों को बिठाकर, वहां पुलिस पहुंच गई। हाँ, पेपर लीक पर बात नहीं कर सकती। तो ये हो रहा है इलाहाबाद में, जिन कमरों में बच्चे रहते हैं उनका अगर टीवी कैमरा चला जाए तो शर्मिंदगी होगी कि इस देश के नौजवान कितनी विपरीत परिस्थिति में पढ़ाई तैयारी कर रहा है। और अगर उनका पेपर लीक हो रहा है तो टीचर बोले भी नहीं। अगर कोचिंग टीचर ने आंखों में सपना भरा है तो वो गलत होता देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि बच्चों तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने भाषण हम दिखा दें, सोशल मीडिया पर तो लोग चला रहे हैं कि पेपर लीक उद्योग बन गया और ये सरकार के शय पर हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं? और एक तो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगा दिया कि जिसको टेंडर दिया उसका तो धर्मेंद्र प्रधान से रिश्ता है। आप टेंडर का वो तो तमाम चीजों में शर्तों में समझौता करके टेंडर दे रहे हैं। सीबीएसई में जो ऑनलाइन मार्किंग का सिस्टम आया उसमें 36 फॉल्ट दिखाया था वहां के टीचरों ने, आपने वो नहीं देखा और आपने 20 लाख बच्चों के ऊपर थोप दिया। आप एसएससी जीडी में बच्चों के लिए एग्जाम की तैयारी है नहीं, आपने सेंटर दे दिया। आप बीपीएससी में लेखपाल भर्ती में घोटाला कर रहे हैं, आंसर शीट नहीं दे रहे, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो बच्चे, ये तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं, कल मैंने बच्चे की रोती हुई वीडियो देखी थी जिसमें आंसू बहाते हुए एक बच्चा कह रहा था कि दरोगा भर्ती के लिए आए थे और पेपर लीक हो गया, अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं हुई, 7 साल हो गया, घर वालों को जवाब नहीं दे पा रहे। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि अभी तो वो नौजवान और ये शिक्षक, वो छात्र और शिक्षक अभी अपनी आंख में आंसू लिए हैं,
लेकिन कौन नहीं जानता कि इन आंसुओं का अंगार भरते देर नहीं लगती, जब आपका सब लुटेगा तो ये जी जनता कल को क्या करेगी। लेकिन हम तो उनसे गुजारिश करते हैं कि संवैधानिक तरीके से अपनी मांग उठाइए, लेकिन सरकार की बेहयाई को उजागर करिए कि एक इस्तीफा तक नहीं देते आप कह रहे हो कि सारे पेपर लीक नहीं हुए थे, कुछ क्वेश्चन लीक हुआ था, पूरे गांव में चोरी नहीं हुई थी, 2 घर में चोरी हुई थी। वाह। आप पूरी शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा दिया है। और ये अनपढ़ों की जमात चाहती है भाजपा, अनपढ़ चाहे उनको, बेरोजगार अनपढ़ चाहिए, इसलिए ये सब हो रहा है। प्रज्ञा जी, बहुत बुरा हाल है ये। इनको नौकरी देनी नहीं है, लोगों को बेरोजगार रखना है। कंपनियां एक से एक सरकारी बेचे दे रहे हैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी सरकारी बेच दी है। उसके बाद पेपर ये करा नहीं पा रहे हैं, पेपर लीक इनकी सरकार में हुए जा रहे हैं, सवाल पूछने वाला कोई है नहीं। मीडिया भी जो है मेन स्ट्रीम पर बैठा हुआ है, वो चरण वंदना कर रहा है। अगर कुछ शिक्षक सामने आकर सवाल पूछ रहे हैं, यूथ सामने आकर सवाल पूछ रहे हैं। लक्ष्मण यादव जी, एक बहुत बड़ी बात है कि देश में कुछ युवाओं ने एक अपना गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी जैसी सटारिकल पार्टी का साथ दिया और उसके साथ जुड़ते चले गए। लाखों युवाओं ने उसका साथ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहीं पे अपना गुस्सा प्रदर्शित कर नहीं सकते थे, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी का साथ देकर के अपना गुस्सा प्रदर्शित कर रहे थे। और इनसे वो सटायर तक हजम नहीं हो रहा। ये जो तानाशाह प्रवृत्ति के हुक्मरान होते हैं, वो मजाक से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, डरते हैं। उनका मजाक को उड़ा दे, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। और हिटलर भी मजाक से डरता था, तो चुटकुलों अब से तो घबरा। खबरें निकल करके आ रही कि अभिजीत दीप्ते जो है वो लखनऊ आ रहे हैं, दीप के। हाँ, पहले वो सॉरी, माफ जंतर कीजिएगा, दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर पे हाँ 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 हाँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने। जी हाँ, जी हाँ। गिरफ्तार न कर ले पुलिस, बीजेपी वाली यूएपीए लगा दे, जेल डाल दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब वो खुद ये बात कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, उनके परिवार वाले भी लोग कह रहे हैं, अगर गिरफ्तार आप करते हैं तो फिर तो आप बर्रे के छत्ते में हाथ डालोगे। और ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है कि जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, वो तो एक सटायरकल है। वो हाँ। ये बताता है कि देश में युवाओं में भयानक गुस्सा है। वो एक लिटमस टेस्ट है। हमारे जैसे लोग ये सोशल मीडिया के सटायरकल पार्टी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। हम ये कहते हैं कि वो नौजवान जो इलाहाबाद में सड़क पर उतर गया, वो नौजवान जो बिहार के पटना में कई हफ्तों से आंदोलन कर रहा है, वो नौजवान जो देश भर में नीट के पेपर लीक पर बीजेपी का वाटर कैनन झेल रहा है, वो नौजवान जो एसएससी के घोटाले के खिलाफ बोला, वो सीबीएसई का 12वीं का बच्चा वेदांत, जिसने बताया कि सीबीएसई में उसकी कॉपी चेंज कर दी गई और भारत का महान पत्रकार उसे पाकिस्तानी बताया। वो मेरे लिए उम्मीद है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये बीजेपी सरकार चाहती ही नहीं। और वो नौजवानों को दंगे में झोंकने वाली सरकार, डीजे बजवाने पर कांवड़ ले जाओ, मैं तो कांवड़ के खिलाफ नहीं बोलता हूं। मैं ये कहता हूं कि राजनाथ सिंह का बेटा क्यों नहीं जाता, अमित शाह का बेटा क्यों नहीं जाता, बीजेपी के नेताओं के बेटे क्यों नहीं जाते। ये गरीब कमजोर बच्चे जो वहां जाते हैं, उनको जब वो नौकरी मांगने आते तो तुम लाठी बरसाते हो। जब कांवड़ लेके मान लो अगर एक अच्छा हिंदू भी है, नौकरी तो चाहिए ना उसे। एक अच्छा हिंदू, संस्कारी हिंदू, पूजा करने के बाद घर तो चाहिए, पेट पूजा तो चाहिए। और जिस दिन वो इलाहाबाद की सड़कों पर नौकरी मांगने जाता है, आप लाठी मारते हैं। और ये उत्तर प्रदेश 2017 में यूपी के एसआई भर्ती घोटाला हुआ, 18 में देखिए यूपी पीसीएल, 18 में ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती, 21 में पेट भर्ती में घोटाले होते गए, लीक होता गया पेपर। 21 में यूपी टेट भी लीक हुआ, 22 में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, 24 में आरओ का लीक हुआ, 24 में यूपी कांस्टेबल, फिर उसके बाद 12वीं के जीव विज्ञान और गणित के पेपर लीक होते गए। और टेट से लेकर के आरओ तक के पेपर लीक हो जाएं और वो नौजवान अगर सड़क पर उतरे, तो अभी देखिए नौजवानों को नहीं छेड़ रहे हैं। ये अभी कुछ को पकड़ेंगे, उन पर मुकदमा कर देंगे, अकेले में डराएंगे, उनके घर पुलिस जाएगी और कहेगी अपने बच्चे को समझा लो वरना उसका करियर खराब कर देंगे। ये सब होगा। सामने से टीचरों को भड़का रहे हैं। मेरे 2-3 सवाल है। अगर इलाहाबाद की वो कोचिंग बिना कागजों के चल रही थी, तो अब तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण चुप क्यों था? बिल्कुल सही। क्यों नहीं अब तक बोला? जब वो आंदोलन में शामिल हुए शिक्षक, तो उनमें कमियां नजर आने लगी। और अगर वही शिक्षक अगर आंदोलन में न शामिल होते तो वो सब कुछ जायज था। इसका मतलब साफ तौर पर दिखाता है कि आप आंदोलन से डर रहे हो। आप इन सवाल पूछते नौजवानों से घबरा रहे हो, क्योंकि ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। आज तक पेपर लीक रुका क्यों नहीं? और मैं तो एक बात कहूं, हम लोगों ने एक जमाने में बड़ा आंदोलन चलाया था, यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट। हमने ये कहा था कि 8 से 10 लाख पद तो केवल यूपी में खाली थे, भरते क्यों नहीं?
2018 से शिक्षक भर्ती नहीं आई उत्तर प्रदेश में। पेट जी की हाँ। परीक्षा का टाइम लिमिट बढ़ाते जा रहे हो। बीएड, पीटी, टेट और पेट का स्थिति इतनी खराब है। टीईटी का हालत खराब है। शिक्षक जो हो गया उससे कह रहे हो परीक्षा देना होगा। शिक्षक इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि स्कूल बंद कर दिया, सरप्लस हो गए। आपने पूरी शिक्षा और रोजगार इन दोनों को भाजपा जहां जहां है उसने बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसे 2-3 जगह ही भीड़ चाहिए। दंगे में चाहिए, अपनी रैली में चाहिए और उसके बाद धार्मिक जुलूस में चाहिए। हक मांगती भीड़ उसे नहीं पसंद है, नौकरी मांगती भीड़ नहीं पसंद है। इसलिए तो इस अभी तो तरीके से कैंडल युवाओं का गुस्सा कब तक दबाते रहेंगे भाई? आपकी सरकार है, चलिए मानते हैं सरकारों में ऊंच नीच होती, गलती होती। स्वस्थ लोकतंत्र में यही होता कि आप मान लेते कि जो यूथ कह रहा है ठीक कह रहे हैं, छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी जो है वो नहीं निभा पा रहे, तो उनको पद से हटाइए और पेपर लीक रोकिए। इसके अलावा तो कोई उनकी मांग नहीं है, यही एक वैध मांग है। सरकार को लक्ष्मण जी अंततः जनता का सामना तो करना ही पड़ता है ना, जब चुनाव होता है, वोट लेने जाते हैं। मतलब मैं थोड़ा ये विचार समझना चाह रही हूँ कि विचार क्या है भाई। आपको जब वोट लेना होगा तो जनता के बीच जाएंगे, यही नए नए वोटर्स होंगे जो आपको वोट देंगे, तो आप कैसे उनका सामना करेंगे भाई? आप क्या कहेंगे कि हमने पेपर लीक नहीं रोक पाए, हम टीचर्स को दो कौड़ी का कह रहे थे, पत्रकार उनके लिए कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं कह पाए, हम खुद उनकी कोचिंग सेंटर सील करवा रहे थे, ये कहेंगे आप? डर नहीं है क्या सरकारों को कोई भी? असल में प्रज्ञा जी इसका कड़वा जवाब तो यही है कि चुनाव अब मुद्दे से वो जीत ही कहाँ रहे हैं। उनको पता है कि हमारे खिलाफ सब कुछ होगा, हम किसी और तरीके से जीत जाएंगे और वो जीत रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। चाहे वोटर लिस्ट में धांधली हो, चाहे चुनाव प्रक्रिया में धांधली हो, चाहे चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल हो, चाहे ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो, मीडिया से अपने माहौल बनवाना हो, सब कुछ वो कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें जनता की ना अब तो तय करना जनता को है। आपके किसी मुद्दे से हुकूमत को अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप अपना हक अधिकार कैसे पाओगे? ये मैं इस देश के नौजवानों से पूछ रहा हूं। क्योंकि आप जो कह रही हैं प्रज्ञा जी, आदर्श स्थिति तो यही है कि अगर वे इन नौजवानों को नाराज करते, तो कल को जी इनसे वोट लेने के लिए उनको डर होता कि चलो बिल्कुल। अच्छा नाम मात्र के ही सही, एक मंत्री का इस्तीफा तो करवा देते हैं। धर्मेंद्र हम्म, प्रधान को इस्तीफा करवा दें, राजनीति में हो कहीं का राज्यपाल बनवा देते, बाद में कोई और मिनिस्टर बनवा देते। बिल्कुल। तत्कालिक गुस्सा तो शांत कर लेते कि नौजवान मेरे खिलाफ न जाए, मेरा नुकसान हो सकता है पॉलिटिकली। हम्म। हुकूमत को पता है कि उसका एक बाल बांका ये आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब आंदोलनों से नहीं घबराते, क्योंकि जीतने का रास्ता उन्होंने कुछ और चुन लिया है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक इस्तीफा ये मानने पर मजबूर करेगा कि यानी तुम गलत थे, और अगर तुम गलत हो तो फिर गलती मानने की चीज क्यों नहीं है, एक इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? ऐसे में वो इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे। बाकी देश के नौजवानों को तय करना है कि गलती साफ दिख रही है। लाल बहादुर शास्त्री खुद नहीं थे उस दुर्घटना में जब इस्तीफा दिया। जी जितने लोगों ने इस्तीफा जब दिया तो नैतिक आधार पर देते थे। अब बिल्कुल सही नैतिक बात। आधार नहीं बचा प्रज्ञा जी। बड़े अफसोस के साथ इस बात को हमें कबूल करना होगा। इसलिए ना इस्तीफा हुआ, न किसी ने हम्म। माना कायदे से कि हमसे गलती हुई है, न कोई ये मानने को तैयार है कि हम लाखों करोड़ों नौजवानों के भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अब फैसला उन लोगों को तय करना है जिनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। हम लेकिन फिर भी कहेंगे हिंसा कहीं ना हो। हम संवैधानिक तरीके से, संख्या बल के हिसाब से अपने हक अधिकार को लड़ने वालों के साथ तो खड़े हैं। बाकी हम्म। हुकूमत किसके साथ खड़ी है वो तो अपने व्यवहार से आपको बता ही रही है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो। हम कोचिंग वालों को जेल में डाल सकते हैं, हम उनको विलेन बना सकते हैं, उन पर प्राइम टाइम शो करवा के दिखा सकते हैं कि वो सबसे गड़बड़ वही लोग हैं, लेकिन हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो ये फिर बिल्कुल आप फैसला उन लोगों के हाथ में है जिनका नुकसान हो रहा है। जी। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे और आज एक सवाल के साथ इस डिबेट को खत्म कर रही हूँ कि क्या वाकई सरकार को अब देश के नागरिकों के गुस्से से कोई लेना देना नहीं है? आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।